अशोक, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्य अभिषेक कराया। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारबेल के हाथीकुंबा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से मिली। अशोक बौद्ध धर्म का व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र व संघामित्रा को भेजा। श्रीलंका के राजा ने सिंहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णुता था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा सुदामा, करण, चोपड़ा, विशव झोपड़ी दान में दी। अशोक की 5 पत्नियां थीं, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस द्वारा दाऊ बाऊ से मिली। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि, यह भारत में मिले हैं। खरोष्टी लिपि, यह पाकिस्तान से मिले हैं। और माइकी लिपि, यह अफगानिस्तान से मिली है। ग्रीक लिपि, यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसप को मिली। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्कीनेदर तथा उदय गोलान अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। बारबू अभिलेख, राजस्थान के बारबू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। बारबू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और शंभु की चर्चा है। अशोक के लघु अभिलेख, अशोक के 7 लघु अभिलेख मिले हैं। रुमनदेई अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कांधार से मिलता है, जो अरमाइक लिपि में है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। कौशाम्बिक अभिलेख यूपी में है ये। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। टोपरा अभिलेख हरियाणा, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। मेरठ अभिलेख यूपी, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। लोरिया नंदनगढ़, यह बिहार के चंपारण में है। लोरिया अरेराज, यह बिहार के चंपारण में है। अशोक के चतुर्दश अभिलेख, प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाया गया है। द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चैर, पान, श्रीलंका, केरलपुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकार राजुक, युक्तुक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है, जो धम्म के प्रचार के लिए थे। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बुद्ध की नीति का चर्चा की है। 5वां शिलालेख, इसमें धम्म महामातर नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है।
छठा शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। सातवां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों की आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी। नौवीं अभिलेख, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 10वां अभिलेख, इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। 11वां अभिलेख, अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्रियों के स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वां अभिलेख, अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। सर एकुना अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कांधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार की सभी मानव मेरी संतान तथा पुत्र हैं। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा पारलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगधाम को लेकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजू को नियुक्त किया है। राजू अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत करेगा और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले हैं। अशोक की धम्म यात्रा, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्व नियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। मौर्यकालीन आर्थिक अवस्था, इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्यकालीन संगठन श्रेणी, यह शिलाकारों का संगठन था। सेकंड, निगम, यह व्यापारियों का संगठन था। थर्ड, सार्थवाह, यह कारवा काफिला का संगठन था। मौर्यकालीन सैन्य अवस्था, मौर्यकालीन सैन्य अवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के सैनिक रहते थे। मौर्यकाल की सेना नंदों से 3 गुना थी। जस्टिन ने कहा कि मौर्य की सेना डाकू का एक गिरोह था। प्रशासनिक अवस्था, मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। उच्च अधिकारियों को तीर्थ तथा महामात्रा कहा जाता था। इनकी संख्या 18 होती थी। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या 26 थी। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग को कहते थे। अकारा अध्यक्ष खनन विभाग, लक्ष्मणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग, राक्षिणी पुलिस विभाग, धर्मस्थली दीवानी न्यायालय या धन, कंटक शोध फौजदारी न्यायालय अपराध, गौड़पुरुष गुप्तचर, संस्था स्थायी गुप्तचर, संचार चल्यायमान गुप्तचर, आंटाविक जंगल का अधिकारी, समाहर्ता टैक्स या कर, सानिधानता कोषाध्यक्ष। मौर्यकालीन वास्तुकला, मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना के कुम्हार से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया है जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा है जो अहिंसा का सूचक है।
यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला है। यह अव्यक्षनी की मूर्ति है। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला। सामाजिक जीवन। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का है। अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा। अशोक ने आजाविक संप्रदाय के भक्तों को गया की 4 गुफा दे दी थी। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय बहुत ही कम हो गई थी। प्रशासनिक ढांचा। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। उसके नीचे युवराज होते थे। प्रांत का शासन प्रांतपति के पास था। जिला विस्पति के नियंत्रण में रहता था। 10 गांव का छोटा मालिक या गोप था, जो सबसे प्रशासन के सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामीण मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई, जो निम्नलिखित है। प्रांत राजधानी। प्रांत उत्तरापथ तक्षशिला पाकिस्तान। दक्षिणापथ सोरगिरी महाराष्ट्र। अवनति उज्जैनी मध्य प्रदेश। प्राची मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। कलिंग तोसली। नोट: श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका का अशोक के अधीन नहीं था। 2032 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वर्धरथ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। वर्धरथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान वर्धरथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। मौर्य वंश के पतन के कारण अशोक का युद्ध नीति त्याग देना, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना था। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़-जुलाई महीने से होती है। शुंग वंश। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर एमपी था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण थे। इसने बहुत ही बुद्धों, स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश की सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि अरहुत एमपी स्थल की खिड़कियों को पत्थर का करवाया। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा। मनु ने मनुस्मृति लिखी। इसके समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल करवा दिया। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मियांडर बिलिन ने किया। मिलिंद मियांडर को बुद्ध भिक्षुक नागसेन ने बुद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक मलिदपनाहो से मिलती है। कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र
में अग्निमित्र वह मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ बराबर जीत लिया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। इस वंश के शासक भागवत के दरबार में यवन विदेशी राजपूत हेलियोडोटस आया था, जिसका गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है। विदिशा स्थित इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना करी थी। कण्व वंश, इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक सूरशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सुमुख ने कर दी थी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में। इस वंश की स्थापना संस्थापक सिमुख थे। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। सातवाहन में सबसे योग्य शासक हाल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोंगलथम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है, जिसके एक ओर GPS गौतमीपुत्र सतकर्णी और दूसरी ओर नहपान बना है। इस वंश का अगला शासक बिष्ट पुत्र पुलाम्बी था। इस समय पुणे उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने विशिष्ट पुत्र पुलुमापी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञ भी सतकर्णी था। ब्राह्मण का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने दिया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने किया। वेतन के बदले भूमि देने की संपत्ति अवस्था सातवाहन ने प्रारंभ की, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजों ने किया। सातवाहन सम्मान मातृत्वात्मक था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होता था। इस समय सीसा पीबी के सिक्का का प्रयोग किया जाता था। चांदी के सिक्के को कांसाप्रण कहते थे। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी।